नमस्कार दोस्तों, अपने इस वीडियो में आज हम एक बुक देखने वाले हैं जो एसडीएम बनाने वाली बुक के नाम से फेमस है उन लोगों के बीच में जिन्होंने इसको परचेस किया है। वैसे इस बुक का नाम है यूपीपीसीएस मेंस नेविगेटर। अभी आपको लगेगा कि एक बुक कैसे एसडीएम बना सकती है, तो आप 2 मिनट का धैर्य रखिए, आपको समझ में आने लगेगा इस बुक में क्या है और एसडीएम बनने के लिए क्या जरूरी है। दो चीजें जो पूरी तैयारी के लिए जरूरी हैं वो हैं सिलेबस और पीवाईक्यू। आप यकीन मानो, अगर आप इन दो पे फोकस रखते हो तो आपको एसडीएम बनने से कोई नहीं रोक सकता। जो लोग कोई बुक परचेस करते हैं और पेज बाई पेज पहले पेज से लेके 1000वें पेज तक उसको पढ़ने में लग जाते हैं, तो ये उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती है। आप क्यों वो कूड़ा कबाड़ा पढ़ रहे हो जो पेपर में कभी नहीं आना है। सिलेबस देखो, पीवाईक्यू देखो। पढ़ने से पहले 2-3 घंटे सोचो कि मैं जो टॉपिक पढ़ने वाला हूँ उससे किस तरह के प्रश्न आते हैं, उसके बाद ही आप अपनी तैयारी शुरू करो। तो ये बुक क्या करती है, आपकी तैयारी को कैसे आसान बनाती है। पहले आप ये समझ लो कि एसटीएम बनने में प्री का तो कोई रोल नहीं है ना, स्क्रूटनी टेस्ट है केवल कि आपको बस उसको क्वालिफाई करना है। मेंस में जो 1500 नंबर हैं और जो इंटरव्यू के 100 नंबर हैं, इन ये इससे डिसाइड होगा कि आप एसटीएम बनेंगे या नहीं। तो ये 1500 में अगर आप ज़्यादा स्कोर करते हैं तो आप 100% एसडीएम बन जाएंगे। ये बुक आपको ज़्यादा स्कोर करने में कैसे मदद करती है उसको समझिए। अगर कोई आपको सिलेबस में बता दे कि ये टॉपिक हैं और इस टॉपिक से अभी तक 18 में, 19 में, 20 में, टोटल 2025 तक ये क्वेश्चन आए, तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि इस टॉपिक में आपको क्या पढ़ना है ना। जैसे ही आपको पता चलेगा कि ये टॉपिक है और इस टॉपिक में ये सब टॉपिक पढ़ने हैं, तो फिर नोट्स आज के समय में बड़ी समस्या नहीं है। अगर आप ये सब टॉपिक 1 बाय 1 करके चैट जीपीटी, जेमिनी किसी को दे दोगे तो उससे भी आपको काफ़ी अच्छे नोट्स मिल जाएंगे। फिर आप उसमें अपना इनपुट यूज़ करके उनको और अच्छा बना सकते हैं, है ना। एज इट इज़ की एआई मेड नोट्स ना हो, आप उनमें अपना इनपुट डाल सकते हैं। तो ये बुक आपको कैसे मदद करती है इस बारे में देखो, हम ऐसे समझते हैं। इस बुक ने, जैसे जीएस फर्स्ट पेपर का सिलेबस यूपीएससी ने कैसे दिया है कि जीएस फर्स्ट पेपर, उसमें ये सब्जेक्ट के नाम लिख दिए हैं यहाँ पे, और नीचे फिर लाइन से पूरे 1, 2, 3 करके 20 पॉइंट दे दिए। हमने उस सिलेबस को सब्जेक्ट वाइज लगा दिया है कि इनमें से कौन कौन से पॉइंट आर्ट एंड कल्चर का हिस्सा है, कौन हिस्ट्री, कौन पोस्ट इंडिपेंडेंस। इससे पढ़ाई कितनी आसान हो जाती है देखिए। ज्योग्राफी वाले सेक्शन में चल के देखते हैं। देखो तो ज्योग्राफी में ये टॉपिक 1, टॉपिक 2 ये सब सिलेबस में दिया हुआ है, यहाँ से आप इसको समझेंगे। तो ये वाला जो टॉपिक है, भौतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी, इसमें आप 3 चीज़ें पढ़ते हो। जियोमॉर्फोलॉजी यानी कि भू आकृति विज्ञान, क्लाइमेटोलॉजी जलवायु विज्ञान, ओशियानोग्राफी समुद्र विज्ञान। तो उसका सिलेबस दिया हुआ है। चलिए पहले तो ये पूरी ज्योग्राफी की आपको पिक्चर मिल जाएगी, किस साल कितने नंबर का आ रहा है। और देखना 200 में से 80 नंबर का ज्योग्राफी आया हुआ है 2025 के पेपर में। देखो तो ये है भौतिक भूगोल। तो इसमें इसमें जो फिजिकल ज्योग्राफी है, जियोमॉर्फोलॉजी यानी कि भू आकृति विज्ञान में क्या दे रखा है, भूकंप, ज्वालामुखी क्रियाएं। सुनामी को भू आकृति विज्ञान में ही पढ़ना सही रहता है, कुछ लोग इसको ओशियनोग्राफी में ही पढ़ते हैं क्योंकि इसके जो फैक्टर हैं, अर्थक्वेक, अंडर वाटर अर्थक्वेक, तो वो तो फिर जियोमॉर्फोलॉजी में ही पढ़ते हैं ना। तो ये 3 चीजें दी हुई हैं बस। अब आप देखो, आप जियोमॉर्फोलॉजी की हमें बताए कि आप ऐसे भौतिक भूगोल की किताबें खरीदते हो, 600 700 पेज की बुक भौतिक भूगोल की, और उसमें पता चला आप जियोमॉर्फोलॉजी 400 पेज में पढ़ रहे हो, जियोमॉर्फोलॉजी ही पढ़े जा रहे हो। लेकिन सिलेबस में क्या लिखा है, बस भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी। कहोगे नहीं भाई, सिलेबस में तो लिख दिया, पूछ तो इधर उधर से भी लेंगे। तो आप देखो जरा क्वेश्चन, इस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन आया। 2018 में क्वेश्चन आया कि ज्वालामुखी, भूकंप, सुनामी आपस में कैसे संबंधित हैं। ज्वालामुखी उद्गार के कारण बताओ। ज्वालामुखी उद्गार क्यों होता है ना। बाकी क्वेश्चन जियोमॉर्फोलॉजी के तो है नहीं, वो तो या तो क्लाइमेटोलॉजी के हैं या ओशियनोग्राफी के हैं। हम बस एक उससे आपको एग्जाम्पल से बता देना चाह रहे हैं। फिर 2019 में क्वेश्चन आया, ये तो क्लाइमेटोलॉजी का क्वेश्चन हो गया, ये ओशियनोग्राफी का क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन जियोमॉर्फोलॉजी का है, तो लिखा है वायु की अपरदनात्मक, निक्षेपणात्मक भू आकृतियां बताओ। तो देखो सिलेबस में यहाँ 2 ही चीजें लिखी हैं, पवन और हिम, सरिताएं। और चूंकि यहाँ पवन और हिम लिखा है तो ये आइडिया बनना है, हमने बताया दोनों से मिलेगा आपको, सिलेबस और पीवाईक्यू। तो पीवाईक्यू से हमें ये पता चला कि पवन और हिम की आकृतियां भी पूछी जा सकती हैं, वायु और हिमनद की आकृतियां। तो ठीक है, इस बार वायु की पूछ ली।
फिर देखना उसके बाद अगले साल फिर से ज्वालामुखी पूछ लिया। और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों को आकार देने के लिए हिमनद की भूमिका, बताया ना, दो ही पूछेगा, या तो वायु या हिमनद। यहां वायु पूछ लिया तो यहां हिमनद पूछ लिया। फिर ये तो क्लाइमेटोलॉजी का हो गया। फिर भूकंप आ गया, भूकंप पेटियां बताओ, जो अर्थक्वेक जोन पढ़ते हो आप कि भारत में टोटल 4 अर्थक्वेक जोन है, एक जोन को हटा दिया गया है, पहले 5 होती थी, तो वो सब लिखना है। ये तो क्लाइमेटोलॉजी का है। फिर ये क्लाइमेटोलॉजी है, ये क्लाइमेटोलॉजी है। फिर देखो फिर से सुनामी आ गया, फिर से भारत की भूकंपीय पेटी आ गई, है ना, फिर से हिमनद आ गए। तो भाई सिलेबस से बाहर तो अभी तक तो कुछ जा नहीं रहा। भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, वायु, हिमनद की बनने वाली आकृतियां, इतना सा कवर करने की जगह आप क्या करने बैठते हो, 300 पेज की पूरी किताब पढ़ने लग जाते हो, पेज 1 से पेज 2 तक, जिसमें 90% डेटा जो है वो आपके काम का नहीं है। और आपके लिए एक बड़ी चुनौती क्या हो जाती है, उन 90 पेज के डेटा को छोटा करके उसमें से वो 10% निकालना, है ना। तो इतने बड़े में से इतना अगर आप निकाल पाओगे तो आप सिलेक्ट हो जाओगे, तो उसकी जरूरत ही नहीं है। आप सिलेबस देखो, पीवाईक्यू देखो। तो अब आपको समझ आया ये एसडीएम बनाने वाली बुक क्यों है, क्योंकि ये सीधे सीधे आपको ये बताती है कि फालतू की चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये सिलेबस है, ये पीवाईक्यू है। अब जो आदमी जियोमोर्फोलॉजी पढ़ेगा वो यहाँ से ये कुछ चीजें निकालेगा, बस 10 टॉपिक बनाएगा। मान लो आपको थोड़ा सेफ साइड जाना है, इससे पढ़ के देखो क्या होगा। आप एक बात समझो, ज्यादा का मन करता है स्टूडेंट का, है ना, तो आप ये समझो कि अगर आपने सिलेबस और पीवाईक्यू करा तो आपने देखा वहीं से आ रहा है बार बार, बाई चांस उससे बाहर आ भी गया तो कितना पेपर आ जाएगा, 10%। 2 क्वेश्चन बाहर से आ जाएंगे 20%, 4 क्वेश्चन बाहर से आ जाएंगे, है ना। तो क्या 80% अगर आपको बहुत अच्छे से आता होगा, 80%, और 20% चूंकि आपने प्री क्वालिफाई करा है तो वो आपने कहीं ना कहीं तो पढ़ा ही होगा। मान लो वैगनर का सिद्धांत आ गया तो आपने प्री में तो पढ़ा ही था, छोड़ के थोड़े ना आ जाओगे, कुछ ना कुछ तो लिखोगे, है ना। 20-30-25% तो कुछ वैगनर के साक्ष्य लिखने को आ जाए तो उसमें कुछ तो लिख के आओगे, 2-3 नंबर तो मिलेंगे ही। लेकिन ये जो आपका पढ़ा हुआ आएगा 80%, इसमें आप लाओगे 70-70, 75-75% स्कोर। तो इस 20% के चक्कर में ये 80% भी आपका खो जाता है। अगर कोई स्टूडेंट 80% क्वेश्चन को बहुत अच्छे से जानना है, इतने अच्छे से कि उसने उसमें एग्जाम डेटा, फैक्ट, नोट्स एंड इमेज डायग्राम सब लगाए हुए हैं, जो कि आपको सिलेबस और पीवाईक्यू से पता चल जाएंगे, तो ये 80% में वो एसटीएम बन जाएगा। बाकी के 20% को छोड़ के आ जाए तब भी, और छोड़ के आओगे नहीं, प्री निकाल के ही तो जा रहे हो, प्री में आपने वो सब पढ़ा हुआ है, तो प्री में आप इसमें भी कुछ ना कुछ लिख के आओगे। तो 80% का रूल पकड़ लो, 100% के पीछे पढ़ना छोड़ दो, 100 के चक्कर में 80 भी नहीं मिलेगा, ये 80 से आप एसडीएम बन जाओगे। तो समझ में आ रहा है ये बुक एसडीएम कैसे बनाती है। एक और बात समझेंगे इसमें, आपको सिलेबस और पीवाईक्यू से पता चल गया क्या पढ़ना है, अपने खुद के ऊपर भरोसा करो, चैट जीपीटी, जेमिनी, कहीं से भी करके नोट्स बना लो, है ना। अब क्या बचा, क्या इतने से एसडीएम बन जाओगे? अब आपको अपने नोट्स दिखाने होंगे, और या फिर अगर नोट्स कोई देखने के लिए अवेलेबल नहीं है, समस्या है भाई टीचर के पास में, उनको बहुत सारे बैचेस लेने हैं, तो कि इंडिविजुअल हर बच्चे के नोट्स ऐसे डिटेल में देख के चेक नहीं हो सकते, तो उसका तरीका क्या है, आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। आपकी कॉपी चेक होगी तो वहां से टीचर ने आपको एक क्वेश्चन में गलती बताई कि वह इंट्रोडक्शन ऐसा होना चाहिए, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना तेजी से सीखते हो। आप वहां से सीख गए, फिर आपने अपने सारे इंट्रोडक्शन इंप्रूव कर लिए। किसी एक में टीचर ने कंक्लूजन पे एम्फेसाइज कर दिया कि कंक्लूजन इस तरह का होना चाहिए, आप सीख गए, फिर आपने अपने सारे कंक्लूजन इंप्रूव कर लिए। टीचर ने बता दिया कि भाई पॉइंट जो है वो सब्सटेंशिएट होने चाहिए, खाली ये मत बताओ कि उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ा है, उसका डेटा भी लिखो कि हम चावल उत्पादन में पहले नंबर पे आ गए, तो फिर आप सीख जाओ। फिर आप अपने सारे सब्जेक्ट के जो हैं, जब भी आप उनका रिवीजन करो तो उन्हें ध्यान से देखो कि कौन से पॉइंट सब्सटेंशिएट नहीं है, कम से कम अपने
40-50% पॉइंट को जरूर सब्सटेंशिएट कर लो। तो अगर आप इस बुक से टॉपिक निकाल लेते हो, उन्हें तैयार कर लेते हो, इतना मुश्किल से हार्डली आपको 3-4 महीने लगेंगे ये सब करने में। एआई के ज़माने में आप 3-4 महीने में कर लोगे। जब तक एआई नहीं था तब फिर कठिन काम था कि आपको टॉपिक तो पता है कि भाई ये आएगा, उसको पढ़ें कहाँ से, ये एक समस्या थी। अब वो समस्या नहीं है। और दूसरा, आप अच्छी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो जहाँ टीचर 1 to 1 आपको बता दे आपकी कमियाँ। ऐसा नहीं है कि आपने कॉपी जमा कर दी, वहाँ से कॉपी चेक होके आ गई, आप कमेंट पढ़ रहे हो टीचर के, सब जगह सेम कमेंट है, बढ़िया, अच्छा, गुड, इम्प्रूव योर कंक्लूजन, इम्प्रूव योर इंट्रोडक्शन। आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या सही करना है क्या नहीं करना, वो भी 2-4-5 कमेंट रट के बैठे हैं, वही करे जा रहे हैं। ऐसे नहीं, 1 to 1 आपके सामने बैठ के आपकी कॉपी में आपकी कमियां बताई जाएं, तो 2 से 3 कॉपी चेक करा के भी आप सब सीख सकते हो मेरी क्या कमियां और उनको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। तो ये एसडीएम बनाने वाली बुक थी। अगर मेंस कॉपी वैल्यूएशन में आपको किसी भी हेल्प की ज़रूरत है, आपके आसपास ऐसे लोग नहीं हैं जो आपकी कॉपी को चेक कर पाएँ, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। ऑनलाइन का ज़माना है, घर बैठे गूगल मीट से लाइव भी आपकी कॉपी ऑनलाइन चेक हो सकती है। सेल्फ स्टडी वाला ये सुविधा देता है कि आप ज्वाइन कर सकते हो मेंस मास्टरी प्रोग्राम, उसमें लाइव ऑनलाइन कॉपी चेक होती है। इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हो 8077-834-630। केवल सीरियस कैंडिडेट ही संपर्क करें जिनको इस कोर्स में एनरोल होना है और जो सीरियसली आंसर राइटिंग करना चाहते हैं या वो आंसर राइटिंग कर रहे हैं और उनकी कॉपी ठीक से इवेल्युएट नहीं हो पा रही है। तो इस बुक से आपकी काफ़ी मदद मिल सकती है। इस बुक का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, या आप इस नंबर पे भी व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आज इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।